नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास। जैसे कि आपने सोशियोलॉजी का देखा, होम साइंस का आपने देखा होगा, आपने हिंदी का देखा होगा, आपने एजुकेशन का देखा होगा, आपने सोशियोलॉजी का देखा होगा, मतलब सभी सब्जेक्ट के लगभग मैं करवा चुका हूं। ऐसे ही ज्योग्राफी की मैं करवा चुका था, लेकिन आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं। चूंकि मैं दिन में अलग चला गया था दवा करवाने के लिए, अभी आया हूं तुरंत आपके लिए क्लास लेकर के मैं हाजिर हूं। अभी मैंने भोजन भी ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को का इतना कमेंट आ गया, फ़ोन आया, गुरुजी ज्योग्राफी का मॉडल पेपर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। तो सेमेस्टर 1 में अगर आप हैं तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि भौतिक भूगोल ज्योग्राफी में, भूगोल में। ठीक है, तो आइए उसी से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों में जो आए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको छोड़ दें। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, भू संतुलन किसे कहते हैं बताइए। भू संतुलन मतलब को अंग्रेजी में आइसोस्टेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोस्टेसी बोलते हैं। भू संतुलन को मैं ऑलरेडी समझा चुका। भूमि का संतुलन ही भू संतुलन होता है। भू संतुलन कई पहलुओं पर डिपेंड करता है। पहलू मतलब क्या होता है, जैसे कई मुद्दों पर, जैसे एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दूसरी तरफ जो है गहरी गहरी खाइयाँ हैं। एक तरफ समतल मैदान है, दूसरी तरफ पहाड़ मतलब पठार है। एक तरफ नदियां बह रही हैं और एक तरफ सूखे मतलब कि मरुस्थल का एरिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की जो उच्चावच हैं ये आपस में तालमेल बैठाए हुए हैं। यानी कि एक तरफ ऊंची पहाड़ी है, दूसरी तरफ क्या है, गहरी खाइयाँ। तो गहरी खाई, और आप देखते हैं जैसे आपने पहाड़ी एरियाज़ में देखा होगा तो ये पर्वत एक ऊंचा है और एक फिर उसके बगल में गड्ढा, घाटी, फिर चोटी, फिर घाटी। इस तरीके से जब होता है तो आपस में तालमेल बैठा रहता है। तो वही तालमेल जो होता है, उसी तालमेल को बेटा भू संतुलन कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर तमाम प्रकार के उच्चावच हैं। उच्चावच का मतलब होता है कहीं पे पठार, पहाड़, मैदान, झरना, ठीक है, और आपका मरुस्थल, तमाम चीज़ें, नदियाँ। तो ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटिव हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, और इन्हीं का संबंध जो होता है पृथ्वी का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। एक तरफ ऊंचाई, एक तरफ गहराई है, तो आपका वो एवरेज में आकर के बराबर पे हो जाता है। अगर ऊंचाई में बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, गहराई में बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, या कुछ दोनों में डिफरेंसेस आते हैं, तो फिर वही चीज़ें हिलने लगती, भू संतुलन बिगड़ने लगता है। भू संतुलन बिगड़ने से ही बेटा आप देखते हैं कि भूकंप वगैरह आ जाते हैं, ज्वालामुखीयता की क्रिया भी होती है। ऐसे तमाम प्रकार की क्रियाएं संभव हो जाती हैं भू संतुलन के बिगड़ जाने से। ठीक है, तो भूमि का संतुलन जो होता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आइसोस्टेसिस को कहते हैं। तो आपको मैंने अपनी भाषा में समझा दिया। अब इसको लिखने के कैसा है, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नंबर कटता नहीं है। आप इसको इतनी जटिल शब्द में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको जैसे मैंने आपको समझाया वैसे भी आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियो से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी जिसका मतलब होता है, जिसके शब्द का अर्थ होता है समस्थिति। क्या होता है? समस्थिति। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था उटन नाम के महोदय ने। ठीक है, डटन नाम के महोदय ने किया था। इसका अभिप्राय है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के भूभाग पर उठे हुए पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्रों और नीचे धंसे हुए सागर व महासागर क्षेत्रों के बीच भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही भू संतुलन कहा जाता है या आइसोस्टेसी कहा जाता है। आर्थर होम्स नाम के विद्वान ने आइसोस्टेसी भू संतुलन के बारे में बहुत काम किया है। इन्होंने कहा कि संतुलन की वह दशा जो स्थल के बड़े बड़े भागों में पाई जाती है, जो विभिन्न सतह पर पर्वत, पठार और मैदान आदि के रूप में फैले हुए हैं, उसे ही भू संतुलन या आइसोस्टेसी कहते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि भाई एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ हैं, पहाड़, एक मैदान है, एक तरफ नदियाँ बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, महासागर हैं। तो आप देखते हैं जो पर्वत है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, महासागरों की गहराई ज़्यादा है। तो गहराई, ऊंचाई, सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? मतलब कि आपका लगभग 8,000 किलोमीटर या लगभग आप मान लो 8,848 मीटर ऊंचाई पर है। हिमालय की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, यानी लगभग आप मान लीजिए 9 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं। सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना गर्त है, ये 11,033 मीटर के आसपास। ठीक है, यानी कि अगर लगभग मान लें 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर एक खाई है, तो वहीं पर 9 किलोमीटर की ऊंची एक चोटी है। इसी तरीके से 9, 9, 8, 8, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई ऊंची चोटियां हैं। किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ऊपर हो गई। ठीक है बेटा, 1 किलोमीटर खड़ा कर दो यार, साला मतलब कि पूरा एकदम से तबाही मचा देगा।
और आप देखो 8-8 किलोमीटर की पहाड़ियाँ। आप वहाँ पर कभी जाइए पर्वत पर्वत देखने के लिए। आप अगर ये पर्वत देखने चले जाएंगे जो माता वैष्णो देवी का है, जबकि बहुत छोटा पर्वत, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो आप इसको देखेंगे तो आप एकदम से डर जाएंगे। ठीक है, आपकी हाड़ कँपने लगेगी, मतलब आप एकदम से हईदास से जाएंगे वहाँ से नीचे देखने में। ठीक है, डर सा लगता है। मैं जब वहाँ से उतर रहा था सीढ़ी से नीचे, मैं कहा सीढ़ी से उतरते भैया एक सीढ़ी खड़ी वाली आ गई 256 सीढ़ी की। अरे भाई इतना डर रहा था, मतलब कि डर लग रहा था कि बगल में सीढ़ी पकड़ो तो बगल सीढ़ी जो है हिल रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि किस तरीके से मैं जो है आप तो पैदल पैदल फिर वो वाला रोड टू रोड पकड़ करके आए भाई कि पैदल ही चलो डंडा ले करके। ठीक है, तो यही जो ऊंचाई और निचाई का ये तालमेल है, यही चीज़ें एक प्रकार से भू संतुलित रखती हैं। तो ये आपका भू संतुलन एक अपने आप में एक टॉपिक है। ये लघु उत्तरी में भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको अपने हिसाब से समझा दीजिएगा। सबसे बताइए कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान हिमालय पर्वत का जो है माउंट एवरेस्ट चोटी है, जो एक प्रकार से ऊंची दुनिया की एक प्रकार से पिंड है। सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त। तो इन दोनों के बीच में तालमेल। ऐसे ही पठार है, पठार जो होते हैं उसका शेप जो होता है किस तरीके से होता है, एकदम टेबल नुमा होता है। और पर्वत जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। ठीक है, पर्वत इस तरीके से होते हैं, पठार इस तरीके से होते हैं। तो दोनों में अंतर समझ लिए, पठार और पहाड़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर्वत अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना होता है। प्लेट विवर्तनिकी क्या है? देखिए, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1965 ईस्वी में टूजो विल्सन नाम के एक विद्वान ने। प्लेटों के अंतर्गत पृथ्वी के बाह्य परत यानी भूपटल तथा ऊपरी मैंटिल का लगभग 100 किलोमीटर की गहराई का भाग सम्मिलित होता है। यानी प्लेट कितनी मोटी होती है? लगभग 100 किलोमीटर की गहराई का जो भूभाग होता है उसी को प्लेट कहा जाता है, ऊपरी भाग, जो कई खंडों में बटा हुआ होता है। प्लेट स्थल मंडल के कठोर और दृढ़ भूखंड को ही पठार कहते, मतलब कि प्लेट कहते हैं। मार्गन नाम के एक विद्वान है, उन्होंने 1968 में 3 सालों के बाद में टूजो विल्सन के पृथ्वी को 6 प्रमुख और 14 छोटी छोटी प्लेटों में बांटा। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पर सर्वप्रथम अनेक पहलुओं पर विचार मार्गन और ली पिसोन नाम के विद्वान ने प्रस्तुत किया। इस क्षेत्र में टूजो विल्सन, हैरी हैस और विलियम गिलबर्ट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में। प्लेट विवर्तन की का बेसिकली मतलब होता है कि प्लेटें जो हैं वो आज भी खिसक रही हैं। जैसे आज भी आप देखते हैं जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्यों बढ़ रही, इस वजह से चूंकि अभी भी जो हमारी नीचे जो एक प्रकार से नीचे वाली प्लेट है, यानी जो दक्षिणी प्लेट है, बेसिकली दक्षिणी जो है भारत वाली प्लेट, वो प्लेट आज भी खिसक रही है और धीरे धीरे करके वो आज भी उत्तर भारत को चपेट मार रही है और इस वजह से हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है। जहाँ पर हिमालय है पहले वहाँ पर टेथीज नाम का एक सागर बहा करता था, तो उसी सागर में या एक प्रकार क्या हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें हुई और उसी सागर में आकर के दक्षिण भारत का हिस्सा टकराता है, फिर वहाँ से मलबा ऊपर उठता है और वही कहते हैं कि वो जो है क्या बन गया, ये बन गया पर्वत आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, बहुत सारे विद्वान ने बताया। महाद्वीपों में प्लेट संचलन के द्वारा प्रवाह या विस्थापन के 2 प्रमुख साक्ष्य सामने आते हैं। यानी आज भी प्लेटें जो होती हैं वो तैर रही हैं, वो प्लेटें चल रही हैं। पहली चीज़ है कि पृथ्वी का पूरा चुंबकत्व क्षेत्र की वजह से पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो खिसक रही हैं इधर उधर। ठीक है, दूसरी बात सागर नितल प्रसरण, ये भी एक होता है, यानी सागर का जो नितल होता है वह भी प्रसरण कर रहा है, वो भी फैल रहा है। तो सागरीय प्लेटें भी होती, महाद्वीपीय प्लेटें भी होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों मतलब सभी प्लेटें इस समय खिसक रही हैं अपने अपने दिशा से, मतलब अपने अपने जगह से एक दूसरे की दिशा में या एक दूसरे से विपरीत दिशा में कई प्रकार की दिशाओं में भ्रमण करती हैं। प्लेटें जो है कहीं ना कहीं पे कई हजार सालों के बाद में आप देखते थोड़ा बहुत उसमें संशोधन होता है प्लेटों में कि भाई ये प्लेट इतना खिसक गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से स्थिति के आधार पर भूकंप के प्रकार बताइए। देखिए, पहला भूकंप होता है स्थलीय भूकंप, यानी कि इसको आप लैंड अर्थक्वेक बोलते हैं। स्थलीय भागों पर उत्पन्न होने वाला भूकंप स्थल भूकंप होता है तथा संख्या में ये बहुत अधिक बार आता है, यानी कि भूकंप जो स्थलीय भूकंप है ज़्यादा आता है। दूसरा होता है सागरीय भूकंप, यानी कि मैराइन अर्थक्वेक। इस प्रकार के भूकंप समुद्र के गर्भ में उत्पन्न होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सागरों में सुनामी की लहरें उठती हैं। जब भूकंप आते हैं सागर के अंदर तो उसमें क्या होता है कि जो समुद्र का जो गहरा वाला भाग होता है वहाँ पर जब उनकी लहरें आती हैं तो इससे क्या होता है, मतलब कि जो पी लहरें या प्राथमिक लहरें, सेकेंडरी लहरें जो होती हैं भूकंपीय लहरें, वो लहरें जब आती हैं तो वहाँ पर एक प्रकार से सुनामी की लहरें, जो समुद्र में होता है मंथन हो जाता है, समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, और सुनामी जैसे तमाम जो है वो चक्रवात वगैरह आ जाते हैं, जिससे तटवर्ती भागों में बहुत पानी भर जाता है या हानि होती है उनकी। ठीक है, जन धन हानि बहुत ज़्यादा होती, जान माल का खतरा बहुत बना रहता है समुद्र के तटीय किनारों पर भूकंप के आ जाने से।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, साधारण भूकंप एक होते हैं, यानी कि मूल स्थिति के आधार पर, नहीं कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है। तो उससे पहले होते साधारण भूकंप। इनमें भूकंप मूल की स्थिति 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है, तो उसे साधारण भूकंप कहा जाता है। दूसरी बात, मध्यवर्ती भूकंप या मध्यवर्त भूकंप। भूकंप मूल की गहराई 50 से 250 मीटर होने पर मध्यवर्त भूकंप उत्पन्न होते हैं। तीसरी बात, अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। जब भूकंप का उत्पत्ति केंद्र 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में होता है तो गहराई वाला भूकंप उत्पन्न होता है। इस वजह से तो ये है आपके मतलब कि भूकंप की जो है ये मूल आधार के हिसाब से या मूल की स्थिति, भूकंप मूल की स्थिति। भूकंप क्यों आते हैं, कभी आपने सोचा? भूकंप बेसिकली इसलिए आते हैं, कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखीयता की क्रिया होती है, इस वजह से भूकंप आते हैं। ज्वालामुखीयता की क्रिया होने का स्वाभाविक सी कारण होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बांध बनाया गया, अब बांध से क्या होता है कि जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। जल भर गया, बांध जब बनाओगे नदी पर तो नदी का पानी इकट्ठा रुकेगा, कुछ नदी का पानी इधर उधर फैलेगा, तो उनको फैले ना पाए उस वजह से रोक लिया जाता है, झील का निर्माण होता है। इससे क्या होता है कि पानी जब इकट्ठा रुका रहता है बेटा, तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें जो होती हैं, जो पानी रुका रहता है उसका दबाव पड़ता है, क्योंकि जल वज़न में ज़्यादा होता है, तो जल का दबाव पड़ता है उस एक पर्टिकुलर एरिया पर। और जब उस पर्टिकुलर एरिया पर, उस विशेष स्थिति पर या विशेष एरिया पर उस जल का दबाव पड़ता है, तो उस जल के दबाव के पड़ने से क्या होता है, ज़मीनें चिटकने लगती हैं। और जो उस दबाव की वजह से क्या होता है, भूमि का संतुलन जो होता है वो बिगड़ने लगता है। क्योंकि प्रकृति ने जो चीज़ें बहने के लिए बनाई हैं, जब देखिए बहता हुआ जल जो होता है वो उतना वज़न नहीं होता। आपके हाथ पर बेटा अगर एक बार मोटरसाइकिल का चक्का ऐसे चढ़ करके निकल जाए तो आपको शायद उतना दर्द ना हो, लेकिन वही मोटरसाइकिल का चक्का आपके इसी पे खड़ा कर दिया जाए तो आपकी उंगली जो होगी बहुत परेशानी में आ जाएगी, यानी कि आपको दर्द बहुत तीव्र गति से होगा, बहुत तेज होगा, लगातार खड़ी करे रखो तो। यानी जब भी पानी स्थिर हो जाता तो उसका जो एक प्रकार से वज़न है, उसका दाब है वायु मतलब कि जल का, वो जल का दबाव बहुत बढ़ जाता है। जल के दबाव के बढ़ने से पृथ्वी की जो आंतरिक जो परत है जल के नीचे की, वह एक प्रकार से नीचे दबने लगती है। ऐसी स्थिति में या उसमें फाटने लगता है अंदर, वही पानी अंदर कभी कभी जाने लगता है। तो पानी अंदर गया, नीचे से जो है हवा निकलने का प्रयास ही कर रही है। चूँकि आप देखते हैं कभी आज तो अब तो ठंडी है, ठंडी के महीने में आप अलाव सेंकते होंगे, उसमें से धुआं ऊपर निकलता है बेटा। अब जब धुआं ऊपर निकलता है, धुआं क्यों ऊपर उठता है? क्योंकि वो वायु से हल्का होता है, वायु से हल्का होता है इसलिए धुआं ऊपर उठता है। इसी वजह से पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में बहुत ज़्यादा मैग्मा भरा हुआ है। वो मैग्मा जो है उसमें जलवाष्प, मीथेन, ऐसे तमाम प्रकार की गैसें भरी हुई हैं। वह गैसें बेटा ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। वह गैसें चूँकि वह हवा से हल्की हैं तो वो गैसें ऊपर उठने का प्रयास कर रही हैं, तो वो धीरे धीरे करके वहाँ पर एक प्रकार से पृथ्वी को फाड़ रही होती हैं। इधर से जल भी नीचे से दबाव डाल रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पर जल और जा करके उस गैसें मिली, विस्फोट हुआ गड़ाम से, तो वहाँ ज्वालामुखी भी उत्पन्न हो सकती उस एरिया में, या तो मतलब चीज़ों को कमज़ोर करती हैं पूरी धरातल की स्थिति, और एक लोड ज़्यादा हो जाता है जल का, तो इस स्थिति में भी भूकंप के खतरे बने रहते हैं। तो भूकंप जो होते हैं वो इन कारणों से आते हैं। भूकंप में कई लहरें उत्पन्न होती हैं, उन लहरों को लेकर के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है। जैसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक लहरें क्या है? प्राइमरी वेव्स। प्राथमिक लहरें या प्राथमिक तरंगें, ये भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भागों में गुजरती हैं। ये चट्टानों को आगे पीछे ढकेलती हैं। इन तरंगों का औसत गति जो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ये तरंगे 8 किलोमीटर जो है 1 सेकंड में जाने में सक्षम है। इन तरंगों के द्वारा धरातल पर सर्वाधिक हानि होती है, यानी कि जो प्राथमिक तरंगे होती, पी तरंगे होती भूकंप की, ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली तरंगे होती भूकंप की। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? देखिए 2023 में प्रश्न पूछा गया है। महाद्वीपीय मग्न तट सागर या महासागर में जल के भीतर धरती का एक मग्न तट होता है। जल के भीतर धरती का एक मग्न तट किसी महाद्वीप का समुद्र तल से कम ऊंचाई वाला जो अंश होता है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। यानी कि मान लेते हैं ये पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का महाद्वीपीय वाला एरिया है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे कि यहाँ पर आया, ये सागर है, सागर यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पर जो ये एरिया बचेगा आपका, ये जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी आपका ये भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका होता है महाद्वीपीय मग्न तट, ये वाला एरिया, ठीक है। यानी महाद्वीप से थोड़ा नीचे हो जाएगा ये वाला एरिया मान सकते हो आप, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया यहाँ तक। फिर यहाँ पर गहरे गड्ढे हो जाएंगे, फिर ये गहरा गड्ढा,
अब इसी को या ऐसे तमाम गहरे समुद्र में क्या आप सोचते हैं कि केवल गहराई एक बराबर होती है? समुद्र में गहराई कोई बहुत नीचे होता है उसी को ट्रेंच बोलते हैं। जैसे ये गर्त हो गया, बहुत गहरा खाई हो गई, समुद्र में खाई कहीं पर एकदम से पानी उपला उपला आ गया, ऊपर एकदम से फैल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये मान लेते हैं आपका मग्न तट, यानी कि ऐसा भाग महाद्वीप का जो जल में महासागरों के डूबा रहता है वही महासागरीय मग्न तट कहलाता है, ठीक है। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट सागर या महासागर में जल के भीतर धरती का एक मग्न तट होता है जो किसी महाद्वीप का समुद्र तल से कम ऊंचाई वाला अंश होता है। महाद्वीप मग्न तट पर पानी की गहराई बहुत कम होती है। मग्न तट के अंत से आगे महाद्वीप ढलान में गहराई बढ़ने लगती है। महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल जो होता है 0.2 जो है % अथवा 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं। इन तटों पर समुद्र का जल छिछला होता है जिससे प्रकाश इनके नितल तक प्रवेश कर पाता है। यानी ये नितल जो होते हैं ये बेसिकली एक प्रकार से इस पर जो प्रकाश होता है वो उससे आप देखेंगे ऐसे खड़े होकर के अपनी नंगी आंखों से तो जो आपका धरती है जल के अंदर की वो भी आपको साफ साफ दिखेगी। यानी वह एरिया आपका बहुत दूर तक होता है, लंबा चौड़ा होता है। तो वहाँ पर लोग एक प्रकार से नहाने बीच वगैरह बना रहता है तो वहाँ पर कोई ज़्यादा गहरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा गहरा होता है, वो साफ साफ दिखता है। तो वही महासागरीय मग्न तट होता है। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भूसन्नति क्या है? जियोसिंक्लाइन इसको अंग्रेजी में कहते हैं भूसन्नति को। भूसन्नति को क्या बोलते हैं बेटा? जियोसिंक्लाइन। 2022 में प्रश्न पूछा गया। जियोसिंक्लाइन मतलब एक गहरा सकरा गड्ढा, गहरा और पतला गड्ढा को सिंक्लाइन कहा जाता है। अब भूमि में गड्ढा है तो इसीलिए उसको भू संतुलन मतलब कि भू अभिनति या भूसन्नति के नाम से जानते हैं। भूसन्नतियाँ ऐसे उथला माने एकदम से गहरा और सकरा माने एकदम पतला जलीय भाग होता है जिसमें निरंतर तलछटीय जमाव यानी सेडिमेंटेशन होता रहता है। तलछटीय जमाव का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कोई ये पृथ्वी का ऊपर भाग है, भूपरपट्टी वाला, ठीक है। अब ये पूरा भाग है पृथ्वी पर, यहाँ से कोई नदी आकर के बहती हुई आ रही है। नदियाँ जा करके समुद्र में आप गिरती हैं। अब ये नदियाँ इधर से भी समुद्र से आकर के गिरती है। समुद्र है मान लेते हैं, समुद्र नीचे यहाँ पर समुद्र है, इतना छोटा सा मान लेते। ये समुद्र में एक गड्ढा या नदियों में एक गड्ढा मतलब कि जहाँ पर जा करके मलबा बहुत देर से आ रहा है, वैसे एक बहुत देर से आ रहा है गड्ढा में गहरा। तो यहाँ पर जो नदियाँ आएंगी, नदियाँ अपने साथ क्या बहा करके लाती हैं? अवसाद। अवसाद माने क्या होता है? कूड़ा कबाड़। तो कूड़ा कबाड़ बहा करके लंबे समय तक लाती रहती है और उस एक एरिया में डालती रहती है। तो यहाँ से क्या होता है जब मलबा गिरता है तो ये और गहरा सकरा पतला होता जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ें होती हैं, जब इस पर प्रेशर पड़ता है बेटा, लोड पड़ता है नीचे की ओर, यहाँ पर खूब ज़्यादा मलबा भर जाता है तो ये लोड पड़ता है। लोड पड़ने से इधर का भाग जो होता है ऊपर उठता है, इधर का भाग भी ऊपर उठने लगता है। ऐसे में क्या होता है ये दोनों भाग जाकर के आपस में टकरा जाते हैं और जब इधर का भाग ये भी जाकर के टकराएगा, ये भी आकर के टकराएगा, तो यहाँ से जितना मलबा यहाँ पर भरा था अभी तक, ये सब मलबा ऊपर की ओर उठेगा और इस तरीके की आकृति ऊपर बन जाएगी, खूब ऊपर ऊपर। यही आकृति जो है वलित पर्वत कही जाती है। तो वलित पर्वतों का निर्माण बेटा कैसे होता है? क्रोबर का भूसन्नति सिद्धांत यही तो कहता है, भूसन्नति का सिद्धांत, कि भूसन्नति में मलबा में गड्ढा भरा होगा लंबे समय तक, फिर उसके अंदर मलबे के वजन की वजह से क्या हुआ होगा? एक बल लगा हुआ होगा जिससे चट्टानें जो होंगी, इधर की चट्टान इधर भागी, इधर की चट्टान इधर भागी, इस वजह से आपस में टकराई और बीच में जो मलबा था ऊपर उठा और बीच में मलबा के उठ जाने से क्या हो गया बेटा? बीच में मलबे के उठ जाने से क्या हो गया? बीच में मलबे के उठ जाने से सारी चीज़ें फिक्स हो गई, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें फिक्स हो गई, कहने का मतलब ये क्या है? 7 दिन पहले मुझे इंग्लिश के नाम पे सिर्फ यस, नो और ओके बोलना आता था, बट नाउ आई कैन स्पीक टफ वर्ड लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रक्शन। और इंग्लिश सीखने के सारी चीज़ें फिक्स हो गई, इसका कहने का मतलब क्या है बेटा? सारी चीज़ें फिक्स हो गई, इसका कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें हट गई, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है भाई कि जैसे एक तार है, जैसे ये तार, अभी मैं आपको अगर इसको दिखाऊं बेटा तो ये तार है, एक मिनट, ये तार है। अब इस तार पर अगर हम कपड़ा फैलाते हैं, ठीक है, तो कपड़ा इसे सीधा रहेगा तार, लेकिन जब कपड़ा फैलाएंगे तो ये बीचे वाला जो भाग होगा झुकेगा और ये ऊपर वाला भाग ऊपर उठेगा। तो यानी कि जो हमारा हाथ है आपस में लड़ेंगे ना, नीचे दाबेंगे तो या तो लड़ेंगे तो बीच में अगर माल भरा रहेगा तो माल ऊपर उठ जाएगा। वही वलित पर्वतों का निर्माण। तो हिमालय पर्वत का, राकी पर्वत का, इन सभी पर्वतों का, अल्पस पर्वत, इन सभी पर्वतों का निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो भूसन्नतियाँ वही होती हैं। फिर से समझें, भूसन्नति ऐसे उथले व सक्रिय जलीय भाग है जिनसे निरंतर तलछटी जमाव होता रहता है जिसमें, और जमाव के दबाव से तली नीचे धंसती रहती है।
अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है और इन अवसादों पर समीपवर्ती दृढ़ भूखंड के दबाव से वलन पड़ते हैं, तब भूसन्नतियों से वलित पर्वतों का जन्म होता है। मैंने आपको बता दिया। तो क्रोबर का भूसन्नति सिद्धांत भी यही सी बात को फोकस करता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न आ चुका है, भूसन्नति की हाग और डाना विद्वान है, इनकी परिकल्पना को संक्षेप में बताएं। देखिए, इन्होंने लंबे सकरे व उथले सागरों को जियोसिंक्लाइन नाम दिया है। इन्होंने मेसोजोइक कल्प में 5 दृढ़ भूखंड और इनके मध्य में 4 परिवर्तनशील भूसन्नतियाँ बताई हैं। भूसन्नतियों के किनारों पर सागरीय अतिक्रमण तथा विवर्तन का प्रभाव होता रहता है तथा किनारे पर मोटे पदार्थों का तथा भूसन्नतियों के बीच वाले भाग में महीन पदार्थों का जमाव होता रहता है। भूसन्नति के किनारों पर दबाव पड़ने से तलछट में मोड़ पड़ते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से लंबे सकरे व उथले सागरों को जिंक मतलब कि जियोसिंक्लाइन के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक कल्प में 5 दृढ़ भूखंड और इसके मध्य में 4 परिवर्तनशील भूसन्नतियाँ बताई गई। तो यही एक प्रकार से हाग और डाना ने बताया था। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको अभी समझा कि तार पर नीचे जब दबाव डलेगा, क्रोबर ने भी यही बताया, जब इस पर नीचे धंसेगा तो इससे क्या होगा, चीज़ें ऐसे ऊपर उठेंगी और आकर के आपस में टकराएंगी। बीच का मलबा खूब तेज़ी से ऊपर उठेगा और वही मलबा जो होगा, चूँकि बहुत दिनों से जमा हो रहा है, जो है लगभग 10-12 हज़ार वर्ष से लगातार कचरा जमा होता रहता है। तो पर्वतों का निर्माण ऐसे नहीं हो जाता, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में। ठीक है, अरबों खरबों वर्ष लगते हैं पर्वत निर्माण में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? आंतरिक शक्तियाँ, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बलों को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। इन शक्तियों की उत्पत्ति या विकास पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। इनका प्रभाव भूतल पर तत्काल प्रकट नहीं होता है, अपितु काफ़ी लंबे समय के पश्चात दिखाई पड़ता है। इन शक्तियों के द्वारा भूतल पर अनेक प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण से भूतल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हो सकता है या विकास हो सकता है या होता है। तीव्रता के आधार पर आंतरिक शक्तियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती दीर्घकालिक शक्तियाँ या पटल विरूपणी शक्तियाँ, दूसरी होती हैं आकस्मिक संचालन। यानी कि जो जैसे आप देखते हैं आंतरिक शक्तियों की, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब आंतरिक शक्तियों की वजह से ही चीज़ें होती हैं। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको PDF प्राप्त करना है इसका या कोर्स लेना है, सेकंड सेमेस्टर में और बेहतर की बार किया गया है। सेकंड सेमेस्टर में आपके लिए बहुत बेहतर करने का प्रयास करूंगा मैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी होगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वाताग्र के प्रकार संक्षेप में बताएं। देखिए, विभिन्न प्रकार की वाताग्र क्या होती हैं? ऐसे एरिया जहाँ पर ठंडी वायु राशियाँ और गर्म वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं, उसी एरिया को वाताग्र का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वाताग्र विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पर वाताग्रों को 4 प्रकारों से बांटा गया है। पहला है उष्ण वाताग्र, ठीक है, वार्म फ्रंट। दूसरा है शीत वाताग्र यानी ठंडा एरिया, उष्ण माने गर्म। तीसरा है संशोधित वाताग्र और चौथा स्थिर वाताग्र। इस तरीके से 4 प्रकार के वाताग्र होते हैं। अगला प्रश्न, घाटी तथा पर्वत समीर क्या होती है? 2023 में प्रश्न है, घाटी या पर्वत समीर क्या है? पर्वत समीर और घाटी के क्या होती है? देखिए, एनाबोटिक और कैटाबोटिक पवनें स्थानीय पवन कहलाती हैं। इन्हें क्रमशः घाटी समीर अथवा पवन समीर के नाम से जानते हैं। घाटी तथा पवन समीर मतलब कि समीर माने हवा, तो ऐसी हवा या स्थानीय हवा, ऐसी हवा जो घाटी और समीर मतलब कि जो एक प्रकार से एनाबोटिक और कैटाबोटिक, ये एनाबोटिक कहते हैं घाटी समीर को अंग्रेजी में, कैटाबोटिक पर्वत समीर को कहा जाता है। दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है। क्योंकि जब गर्म हवाएं हो जाएंगी तो गर्म चीज़ें ऊपर उठती हैं, ठंडी चीज़ें नीचे धंसती हैं। क्योंकि ठंडी चीज़ों में वजन ज़्यादा होता है, गर्म चीज़ों का वजन कम होता है। इस घाटी से बहाती हैं और इन पवनों को घाटी समीर कहा जाता है। इसके विपरीत सूर्यास्त के बाद यह व्यवस्था पलट जाती है और पर्वतीय ढालों पर जो पार्थिव विकिरण है उसके द्वारा तेजी से ऊष्मा का विसर्जन हो जाता है। क्योंकि जब वो ढाल जो होते हैं ठंडे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में वायुदाब जो होता है वो कम हो जाता है, उच्च वायुदाब हो जाता है। उच्च वायुदाब का मतलब क्या होता है? वायु ठंडी हो जाती है और वायु के ठंडे हो जाने से हवाएं जो ऊपर उठ रही थी अभी तक, वो हवाएं नीचे की ओर धंसने लगती हैं। ठीक है, ऊंचाई वाले भागों से ठंडी हवाएं और घनी हवाएं नीचे बैठने लगती हैं। इस पवन को पर्वत समीर कहा जाता है। तो बेटा, घाटी समीर क्या होता है? घाटी समीर आपका ऐसी चीज़ें जब घाटी से हवाएं चोटी की तरफ चढ़ती हैं, यानी कि घाटी की तरफ, चूंकि क्या होता है, सूर्य की प्रकाश हुआ, गर्मी हुई, ये भूखंड पूरा गर्म हो गया, इसके संपर्क में जो भी हवाएं आएंगी वो गर्म हो जाएंगी। जैसे ही हवाएं गर्म होगी बेटा, यहाँ से मान लेते हैं हवाओं का अगर वजन 2 किलो रहा होगा, तो यहाँ पर आकर के उन वजन का एक प्रकार से 1.5 किलो बचा होगा या 1 किलो बचा होगा, तो ये हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि गर्म हवाएं जो होती हैं वह हल्की होती हैं, इस वजह से वो ऊपर उठेंगी। ठंडी हवाओं का जो वायुदाब होता है ज़्यादा होता है, यानी कि वो वजन में ज़्यादा होती है, इस वजह से नीचे धंसेंगी। ठीक है, तो वायुदाब यहाँ पर मेन
फोकस होता है। यानी एक हवा जो घाटी से ऊपर की ओर बहती है उसको घाटी समीर, और जो पर्वत से नीचे बहती है उसको पर्वत समीर कहते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये दो हवाएं एक प्रकार से बेसिकली पर्वतीय भागों में चलती हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी हवाओं के बारे में मैंने बताया। तो घाटी समीर गर्म हवा देती है, और आपकी जो क्या नाम है पर्वतीय जो पठार की हवा आती है, पर्वतीय पर्वत समीर जो होता है वो ठंडी हवा लेकर के आता है, क्योंकि वो गर्म हो जाता है, मतलब ठंड हो जाता है हवा। शीतोष्ण चक्रवात किसे कहते हैं बताएं। देखिए शीतोष्ण चक्रवात 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गतिज चक्रवात डायनामिक साइक्लोन्स, दूसरा है आपका थर्मल साइक्लोन यानी तापीय चक्रवात, और तीसरा है उप चक्रवात यानी सेकेंडरी साइक्लोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्षोभ मंडल क्या होता है। क्षोभ मंडल क्या है बेटा, 2022 में प्रश्न आया हुआ है। क्षोभ मंडल पृथ्वी का एक मंडल है, इसकी औसत ऊंचाई मतलब पृथ्वी पर वायुमंडल का एक मंडल है, वायुमंडल का एक जो है एक पार्ट है ये क्षोभ मंडल। 12 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी है। भूमंडल रेखा पर इस परत की ऊंचाई 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 7 से 10 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। लेकिन अगर औसत ऊंचाई की बात की है, वो एवरेज ऊंचाई की हर जगह पर मिला ले, तो एवरेज ऊंचाई जो है 12 किलोमीटर, यानी पृथ्वी तल से 12 किलोमीटर ऊपर तक जाओ, ये जो पूरा भूखंड के चारों तरफ जो एक वातावरण क्रिएट है, यही वातावरण क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। इस परत में तापमान ऋतुओं के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रति किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है। इस परत में जलवाष्प, भारी गैसें, धूल कण आदि भी अधिकता में पाए जाते हैं। मौसम परिवर्तन के लगभग सभी रूप जैसे बादल, कोहरा, आंधी, वर्षा, विद्युत प्रकाश तथा जेट स्ट्रीम आदि इस मंडल में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्षोभ मंडल है, इसी में वर्षा और मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं सब इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इन्हीं हवाई जहाज जो होती है क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ती है, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है समताप मंडल क्या है बताएं। देखिए क्षोभ सीमा के ऊपर का जो एरिया होता है उसी को समताप मंडल कहते हैं। एक परत मिलती है जिसमें ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ तापमान घटता नहीं है किंतु समान रहता है। विकिरण के द्वारा ताप की प्राप्ति ताप की मुक्ति के बराबर होती है। यानी जितना तापमान जो है विकिरण सूर्य के विकिरण से मिलती है उतनी विकिरण जो है उसकी खपत भी हो जाती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि समताप मंडल जो है उसमें तापमान जो है घटता बढ़ता नहीं, तापमान उसमें स्थिर रहता है। इस वजह से वहाँ पर मौसमी क्रियाएं भी बहुत कम होती हैं, और वहाँ पर हवाई जहाज वगैरह उड़ाना बहुत ही एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, या ठीक ठाक, क्योंकि वहाँ पर मौसमी घटनाएं कम होती हैं। इस कारण यह परत समताप मंडल कहती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान समान होता है। जितना तापमान सूर्य की उष्मा से आता है वो तापमान सब नष्ट हो जाता है, सब यूज में आ जाता है। इस परत में ऊंचाई पर कुछ ताप वृद्धि संभव हो पाती है। कुछ विद्वान मध्य अक्षांशों पर इसकी औसत ऊंचाई 30 किलोमीटर बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर बताते हैं। यानी कि ये 80 किलोमीटर का एक दायरा होता है, ऊपर का भाग 14 से लेकर के यानी कि 30 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यानी वहाँ से लेकर के जो आपका 20-18 किलोमीटर था उससे ऊपर, ठीक है, 12 किलोमीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई उसकी थी क्षोभ मंडल की। और उसके ऊंचे का जो भाग है आपका 80 किलोमीटर तक, वो सारा भाग किसका है, ये है समताप मंडल का। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कुछ विद्वान बताते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, शीत प्रदेश की दशाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शीत प्रदेश की दशाएं, कंडीशंस ऑफ कोल्ड एयर सेक्टर। पहली बात, आकाश साफ होता है। शीत प्रदेश जो होता है, ठंडा प्रदेश, वहाँ का क्या होता है, आकाश साफ होता है और मेघ फैल जाते हैं, यानी कि बादल फैले रहते हैं। दूसरी बात, तापमान क्रमशः यहाँ पर नीचा होता है, तापमान यानी कि जो टेम्परेचर है वो नीचे रहेगा, लो रहेगा। तीसरी बात, सापेक्ष आर्द्रता भी कम हो जाती है। आर्द्रता मतलब क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता, जो नमी होती है वायु की वो भी थोड़ी बहुत आपको थोड़ा कम दिखेगी। वायु दाब में कमी आ जाती है, ठीक है। तो शीत प्रदेश की दशाओं में क्या होता है, वायु दाब में कमी आ जाती है, वायु के दबाव में भी थोड़ा बहुत कमी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न, प्रतिचक्रवात के प्रकारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। समय समय पर विद्वानों ने प्रतिचक्रवातों के वर्गीकरण को लेकर के काफ़ी प्रयास किया है। 19वीं सदी के जो है हम्फ्रीज नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने एंटी साइक्लोन को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला है मतलब कि यांत्रिक चक्रवात, दूसरा है आपका तापीय चक्रवात, और तीसरा है विकिरण प्रतिचक्रवात। इस तरीके से प्रतिचक्रवात को 3 भागों में बांटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शीतोष्ण चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं आपके बेटा, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, गतिक चक्रवात, तापीय चक्रवात और उप चक्रवात। आपेक्षिक आर्द्रता क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास। आपेक्षिक आर्द्रता, देखें, आपेक्षिक आर्द्रता हमेशा एक अनुपात के रूप में प्रकट करी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता को ही सापेक्षिक आर्द्रता भी आप कह सकते हैं। आर्द्रता माने नमी, या किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें उपस्थित आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 1 घन फुट हवा में अत्यधिक नमी को ही आर्द्रता कहते हैं, धारण करने की क्षमता 8 ग्रेन की है तथा वास्तविक आर्द्रता 4.1 ग्रेन है। तो आप इसका सूत्र, आपेक्षिक आर्द्रता का सूत्र क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य। निरपेक्ष आर्द्रता आपकी दी गई थी, तो निरपेक्ष आर्द्रता कैसे निकलेगी, जब आप जो है क्या करेंगे, जब आप वास्तविक आर्द्रता में 100 से गुणा करके, मतलब वास्तविक आर्द्रता बटे जो आपका नमी धारण करने की क्षमता है 8, उससे भाग देंगे, 100 गुणा कर देंगे, तो जो निकलेगा वही आपकी आपेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता मिलेगी। तो आपेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य, ठीक है, और उसमें गुणा 100 कर दें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो वायु के तापक्रम पर परिवर्तन, उसमें जल वाष्प की मात्रा,
तो वायु के तापक्रम परिवर्तन, उसमें जल वाष्प की मात्रा यदि घटती बढ़ती है तो वायु की आपेक्षिक आर्द्रता परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता स्थिर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न आप देखें, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री जलधारा है। इस धारा की खोज सबसे पहले 1513 ईस्वी में पोंस डी लियोन नाम के एक विद्वान ने करी थी। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा हेट रास आंतरिक आंतरिक तथा ग्रांड बैंक के पूर्वी भाग के बीच प्रवाहित होने वाली धारा है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम धारा कहलाती है। इस धारा का तापमान तट के निकट लगभग 4 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है इसका होता है हवा का, मतलब कि जलधारा का। ठीक है, और दक्षिणी भाग में 20 डिग्री सेल्सियस है। खुले महासागरों में इसकी गति 16 से 24 किलोमीटर प्रतिदिन जो है 16 से 24 किलोमीटर ये लहरें जाती हैं। इस धारा का वेग 120 से 140 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी 120 से 140 सेंटीमीटर एक सेकंड में जाने में सक्षम है, सेंटीमीटर हो रहा है। इस धारा में अनेक उष्ण क्रोड जलावर्त विसर्प इत्यादि जो है मौजूद होते हैं, यानी कि लहरें जो होती है उठ करके चलती हैं। तो एक धारा है ये गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। सौर्मिक मतलब कि सौरिक कारण, सौरिक की ऊर्जा की तीव्रता व दैनिक अवधि पहला कारण होता है सागरीय जल का तापमान जो प्रभावित होता है, यानी एक दिन में जो तापमान आता है तीव्रता जो सौरिक ऊर्जा की है, और उसकी दैनिक अवधि। दूसरी बात, परावर्तन प्रकीर्णन और अवशोषण के द्वारा वायुमंडल में प्राप्त ऊर्जा का जो क्षय होता है ये भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। ऊष्मा संतुलन भी प्रभावित करता है। ऊष्मा का स्थानांतरण जब हो जाता है तभी दिक्कत होती है। महासागरों की अवस्थिति कहाँ पर है, किस सिचुएशन में है, वो भी डिपेंड करता है। मौसमी दशाएं कैसी हैं, अंतरूस मतलब कि आंतरिक सागरीय कटकों का प्रभाव भी पड़ता है इस पर। उष्ण और शीतल दशाओं का आदान भी एक प्रकार से आपको यहाँ पर जो है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को सभी दोस्तों से निवेदन है कि शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, टेरोपॉड सिंधुपंख क्या है? देखिए, टेरोपॉड सिंधुपंख चूना प्रधान सिंधुपंख के उदाहरण हैं, जिनका निर्माण क्रमशः टेरेपॉड जीवों के अवशोषों के द्वारा होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा लगभग 80% के आसपास होती है। 80% कैल्शियम होता है। इन्हीं की खोल से बनते हैं ऐसे शंकु। महासागर के गहरे सागरीय मैदान की तली पर पाया जाने वाला एक निक्षेप सिंधुपंख या निपंख, जिसको आप ओंज बोलते हैं, कहलाता है। यह मुख्यतः तरल होता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके वो जो है इसके जो ऊपर का भाग होता है वो मतलब कि वो होता है कैल्शियम से ज़्यादा युक्त होता है। तो उसी के द्वारा तमाम जो है समुद्र के अंदर ही बन जाते हैं एरिया, या समुद्र के अंदर ही एक चित्र बन जाता है टेरोपोड सिंधु मतलब कि सिंधुपंख जैसा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका बेटा, अवसादी शैलों से आप क्या समझते हैं? अवसाद माने होता है कूड़ा कबाड़, शैल माने होता है कि चट्टान, यानी कि ऐसी चट्टानें जो कूड़ा कबाड़ से बनी है, जो घिसी पिटी हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 80% भाग पर अवसादी शैलें पाई जाती हैं। चट्टानों के टूट फूट, विघटन, वियोजन द्वारा प्राप्त तलहट और अवसाद सेडिमेंट्स नदियों, पवनों और हिमानियों के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा, जल अथवा स्थल भागों के द्वारा भाग पर परत के रूप में जमा होकर के अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। यानी हो सकता है जल के द्वारा बहा करके लाए गए हों, हो सकता है वो वायु के द्वारा उड़ा लिए गए हों। परतों के रूप में पाए जाते हैं जाने के कारण से इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं, स्टार्टिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं किसको, अवसादी चट्टानों को। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे किसी एरिया से कोई पर्वत है, अब इस पर्वत से हवा चली, इस पर्वत से एरिया कटा, इधर आकर के मैदानी भाग था, इसी पर एक परत जमी। फिर कुछ दिन बाद हवाएं आई, इसको और काटी और इससे उड़ा करके फिर यहाँ पर लेकर के दूसरी परत बन गई। फिर 1 साल 10 साल बाद आई, फिर एक परत बन गई। तो इस तरीके से परत परत दर परत परत इनकी क्वालिटी, इस परत की क्वालिटी अलग होगी, इस परत की क्वालिटी अलग होगी, इस परत की क्वालिटी अलग, लेकिन सभी की सेम जो है महत्वपूर्ण क्वालिटी एक होगी, लेकिन अलग अलग क्वालिटियाँ सबकी एक प्रकार से अलग अलग होंगी। तो एक परत दर परत चट्टानें बन जाएगी, तो इस तरीके से ये चट्टान बन जाएगी। इसीलिए इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं, जो कि परत परत में बनती है। और इसको सेडिमेंट इसलिए कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स, या इसको अवसादी चट्टान, जो कि ये अवसादों से पहाड़ों की बनती हैं। ठीक है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा या किसी अन्य कारण के द्वारा। परतों के रूप में पाए जाने के कारण से इन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। सिलिका माने बारूद, लौह, कैल्शियम यानी आयरन और कैल्शियम आदि इसके प्रमुख तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों से मिलने से ऐसी प्रकार की चट्टानें बनती हैं। इनका निर्माण छोटे बड़े कणों के सम्मिश्रण से होता है, यानी कि छोटे बड़े कण जो भी होते हैं सबसे मिल जाते हैं आपस में और उनसे बन जाता है। अतः इसमें जल सुगमतापूर्वक प्रवेश कर जाता है, यानी जल भी इसमें इस प्रकार की चट्टानों में जल भी चला जाता है अंदर। ये प्रवेश या संरंध्री होते हैं, मतलब संरंध्री मतलब क्या होता है, इसमें रंध्र होते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं जिसमें जल आसानी से चला जाता है। इसमें वनस्पति तथा जीवाश्मों के अवशेष भी पाए जाते हैं, यानी कि जो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, उनके भी अवशेष मिलेंगे। इन शैलों का अपक्षय और अपर्दन दोनों ही पर्याप्त मात्रा में होता है। अपक्षय माने होता है किसी भी चीज़ का, पत्थर का टूटना, अपर्दन माने तो उसको टूट करके उसके साथ बहना। तो ये दोनों ही इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अवसादी चट्टानों का अपर्दन और अपक्षय दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आ चुका है, शैल तथा खनिज में क्या अंतर होता है, बताएं। शैल तथा खनिज में क्या अंतर होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैल और खनिज में क्या अंतर होता है बेटा, शैल और खनिज में क्या अंतर होता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। शैल और खनिज में क्या अंतर होता है? देखिए, शैलों में और खनिजों में बहुत अंतर होता है। देखें,
स्थल मंडल का निर्माण जिन तत्वों से होता है उन्हें चट्टान कहा जाता है या शैल कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार चट्टान से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से होता है जो भूपरपट्टी पर पाए जाते हैं, चाहे वे कठोर चट्टाने हों चाहे वो मुलायम चट्टाने हों, सभी को आप जो है शैल कहेंगे। भूपटल का प्राकृतिक तथा ठोस भाग, चाहे वह चीका के समान कोमल हो या ग्रेनाइट के समान कठोर हो, वो शैल कहा जाएगा। ऐसी बात किसने कही है? वो उनका नाम है जो है, क्या नाम है, भूगर्भ शास्त्री जो है उन्होंने कहा है। कई सारे भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है ये। होम्स नाम के एक विद्वान है भूगर्भ शास्त्री, इनका कहना है कि चट्टानों का निर्माण खनिजों के योग से हुआ है, यानी तमाम खनिज मिल करके एक चट्टान का निर्माण करते हैं, शैल का निर्माण करते हैं। चट्टानों के निर्माण में मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, चूना, आयरन ऑक्साइड, सोडा, आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नीशिया, पोटेशियम, पोटास आदि खनिजों का विशेष योगदान होता है किसी भी शैल या किसी भी चट्टान के निर्माण में। इन सभी तत्वों को मिलकर के फिर चट्टानों का निर्माण होता है। आर्थर होम्स नाम के भूगोलवेत्ता कहते हैं, बहुत फेमस विद्वान है, कि अधिकांश चट्टानें खनिजों का ही मिश्रित अंश होते हैं। इन तमाम खनिजों के मिलने से ही चट्टानों का निर्माण होता है। उनमें कई खनिजों का पाया जाना स्वाभाविक बात होती है। जैसे आप देखते हैं हीरा के साथ सोना भी, मतलब कि हीरा, कोयले की खान में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो वो एक प्रकार से मिश्रण, जो खनिजों का मिश्रण होता है वही चट्टान बन जाता है। इन खनिजों में रासायनिक तत्वों का योग रहता है। प्रत्येक चट्टान में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है, यानी एक चट्टान अगर आप खोदेंगे तो उसमें कई प्रकार के खनिज आपको दिखेंगे। ठीक है। वारेस्टर, मतलब कि वारसेस्टर कहते हैं कि सभी चट्टानों में 2 या 2 से अधिक खनिज होते हैं, अर्थात चट्टानें निर्मित करने वाले खनिजों का मिश्रण होती हैं। ठीक है, यानी चट्टानें जो होती हैं खनिजों का मिश्रण रूप ही होती हैं। फिंच ट्रिवार्था कहते हैं कि एक या अधिक खनिजों के संयोग से भूपटल की चट्टानें का निर्माण होता है। R.S. पवार कहते हैं कि जो है शैलों के बारे में, चट्टानें खनिजों का प्राकृतिक मिश्रण है जिसमें प्रकृति के द्वारा मिश्रित की गई, इसको मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है, जिससे भूपटल की संरचनात्मक इकाई का निर्माण होता है। इस तरीके से चीज़ों को बताया गया। तो ये बताई हुई तमाम विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको बताया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। काया अंतरित चट्टानें, काया माने होता है शरीर, अंतरित माने होता है बदलना। ऐसी चट्टानें जो किन्हीं कारणों की वजह से अपक्षय पर्दन के परिणाम स्वरूप उनका पूरा का पूरा चेंज, मतलब कि कायांतरित, मतलब कि काया बदल चुकी है, शरीर बदल चुका है, उनका बहुत ज़्यादा अपक्षय पर्दन हो चुका है, उसी कायांतरित शैल कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के, मतलब ऐसी चट्टानें जो घिस पिट चुकी हैं एकदम से, जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं, औसादी, मतलब कि वो आपका, तो घिसने पिटने से जो उसके मलबे से जो बनता है उसको औसादी कहते हैं। लेकिन ऐसी चट्टानें जो घिस पिट चुकी हैं वो कायांतरित हैं, या जो अपनी एक प्रकार से उसको बदल देती हैं, क्या बोलते, काया को बदल देती हैं। पृथ्वी के धरातल के संचलन, पर्वत निर्माणकारी बल के कारण से उत्पन्न दबाव, उच्च तापमान, घोलीकरण से जब अवसादी और आग्नेय चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है तब इसी को रूपांतरित चट्टान का नाम दिया जाता है। क्योंकि इन शैलों का निर्माण काया परिवर्तन से, यानी शरीर परिवर्तन से होता है, अतः इन्हें कायांतरित चट्टान कहा जाता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन और रूप जो होता है इसमें बदल जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। प्रश्न आ चुका है, एटॉल। एटॉल क्या होता है बेटा? देखिए, एटॉल की अगर बात की जाए तो जब प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल के या अंगूठी के आकार का हो जाता है तो उसे ही एटॉल कहते हैं। एटॉल बेसिकली प्रवाल भित्ति का एक रूप होता है। प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं ये प्रवाल द्वीप से बनती हैं। प्रवाल भित्तियाँ समुद्रों में आपको देखने को मिलती हैं। इन्हीं भित्तियों से प्रवाल द्वीप का निर्माण भी होता है। तमाम प्रकार के जीव जंतु की जो खोखली हड्डियाँ, शंख वगैरह जो होते हैं जीव के ऊपरी भाग होते हैं। तो ये कितने मजबूत होते हैं शंख, ठीक है, बसते कितने अच्छे हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। तो एटाल जब होता है तो शंख की भांति नहीं, ऐसी आकृति बन जाती है, इससे क्या है, घोड़े के नाल की भांति। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, घोड़े के नाल या अंगूठी की भांति बन जाती है इस तरीके, अब की चीज़ें इस तरीके से, घोड़े का नाल इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है, घोड़े का नाल, तो घोड़े के नाल की भांति बन जाती हैं, तो उसी को एटाल कहते हैं। इसका विकास मुख्यतः द्वीप के चारों ओर तथा गौण रूप से जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में देखने को मिलता है। इसके भी कई स्थानों पर ज्वारीय प्रवेश मार्ग पर बने हुए हैं। इस प्रवाल भित्ति के मध्य में लैगून की स्थिति मिलती है, जिसकी गहराई औसतन 50 से 70 फैदम की। फैदम जो है समुद्री जो है गहराई मापने का एक मीटर होता है, पैमाना होता है। एटाल के ऊंचे उठे हुए भागों पर ताड़ और नारियल के वृक्ष भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो एटाल एरिया जो होता है, एक ऊपर भाग जो उठा होता है इस तरीके से, तो एक भाग यहाँ पर ऊपर उठा है, मतलब कि लंबा चौड़ा होता है, ये उठा हुआ भाग होता है, एक धंसा हुआ भाग होता है, तो एटाल इस तरीके से का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब एटाल होते हैं, घोड़े के नाल की भांति। घोड़े के नाल ऐसे होता है। नारियल और ताड़ के वृक्ष मिलते हैं। एटाल लाल सागर में, एंटीक्लीज सागर में, जावा सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, ऑस्ट्रेलिया सागर में, इन सभी जगहों पर आपको एटाल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भूरा फूटी एटाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, एटाल जो होते हैं वो समुद्रों में कैसे बनते हैं, इस तरीके के आकार का बन जाते हैं। क्या होता है, मतलब ये समुद्र की तली है आपकी, ठीक है, ये समुद्र की तली समुद्र है, लेकिन यहाँ पर क्या मूंगे की चट्टानें या तमाम चट्टानें, प्रवाल द्वीप की तमाम चट्टानें होती गई, ये प्रवाल का जो ऊपरी खोखला है वो इकट्ठा होगा, तो इस तरीके से ऊपर उठ जाए भाग, ये भाग ऊपर उठ जाए, ठीक है, ये भाग, दो भाग ऊपर उठ जाए बगल बगल में, और नीचे यहाँ पर गहरा गड्ढा हो, लेकिन यहाँ पर भी नीचे वही क्वालिटी पाइए, जो सेम क्वालिटी यहाँ पर वही क्वालिटी यहाँ पर हो, तो इस तरीके से वही चट्टानें। यहाँ पर एरिया जो बचेगा, ऊपर वाला एरिया जो ऊपर निकल जाएगा, द्वीप के रूप में निकलेगा, यहाँ पर नारियल के और ताड़ के वृक्ष आपको मिलेंगे, ठीक है, और ये वाला गहरे में यहाँ पानी मिलेगा, छोटी वनस्पतियाँ आपको दिखेंगी, तो यही एटाल होता है। ठीक है, एटाल कई प्रकार के होते हैं। एटाल के प्रकार,
देखिए एटाल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली है ऐसी एटाल जो चारों ओर वलयाकार होती है, यानी कि वलय के रूप में होती है, जिनके मध्य में दीप नहीं पाया जाता है, यानी कि वलयाकार इस तरीके से वलय वलय यही होता है, ठीक है। वलय या परवलय, परवलय जो होता है इस तरीके से, परवलय ये होता है, वलय ये होता है। दूसरे प्रकार की वह वलयाकार एटाल जिसमें मध्य में दीप पाया जाता है, यानी कभी कभी क्या होता है, ये एवाल ये है, इसमें इस तरीके का कुछ ये, इसमें बीच में भी एक दीप पाया जाएगा, इधर तो है ही, इधर भी है, और बीच में भी छोटा सा एक दीप हो जाएगा। तीसरे प्रकार की वह एटाल जिनके मध्य में दीप तो नहीं होता, परंतु बाद में तलछट के द्वारा इसका निर्माण दीप का भी हो जाता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के एटाल होते हैं। आगे देखते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार लहरों को उठने को ज्वार और गिरने को भाटा कहा जाता है। सूर्य की जो एक प्रकार से और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसकी वजह से ज्वार और भाटा समुद्र में आते हैं। समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती हैं तो उसी को ज्वार, और नीचे गिरती तो उसी को भाटा कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो महासागरीय जल में अनेक प्रकार की इससे गतियाँ होती हैं, जिनमें ज्वार और भाटा अपना अलग महत्व रखती हैं, क्योंकि इनके द्वारा सागर का समस्त जल प्रभावित होता है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से महासागरीय जल के ऊपर उठ करके आगे बढ़ने को ज्वार और नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। जैसे लहरें उठी, खूब खूब ऊंची लहरें उठी और खूब तेजी से जा रही तो वो ज्वार हो गया, लेकिन वही लहरें फिर नीचे गिरती हुई और इस तरीके से पिछड़ती हुई चली जाती है नीचे गिरकर, तो वो भाटा होता है। ये क्रियाएं बेसिकली होती रहती हैं। अगर एक दिन में एक क्रिया होती है तो उसको दैनिक ज्वार कहा जाता है। अर्धदैनिक ज्वार जब एक दिन में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आते तो उसको एक प्रकार से दैनिक भाटा मतलब कि अर्धदैनिक कहते हैं। क्लियर? कहने का मेरे मतलब ये है कि ज्वार माने होता उठना और भाटा माने होता नीचे गिरना, यही समझ लो। क्योंकि मेरे पास इस समय ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपको क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपके पढ़ाने के लिए आया हूँ, चूँकि मुझे आपको पढ़ाना था। लेकिन आज पूरा दिन दवाई करवाने के लिए मैं चला गया था, इस वजह से मेरी तबीयत चूँकि बहुत ख़राब हो चुकी थी। चूँकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो नीचे से फिर ठंडी पैर में लग गई थी, ठीक है, और खांसी वगैरह तो आ ही रही थी, लगातार ठंडा पानी भी पी लिए थे, तो तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। तो मैंने दवा वगैरह करवाई, तो आप ठीक कुछ मात्रा में ठीक हुए हैं। आज ही भी दवा करवा के आए तो अभी ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ कंफर्टेबल फील हो रहा है, बट अभी मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी है। मतलब पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आंखें एकदम से बंद हो रही, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये बात आप ध्यान रखिए। कहने का मतलब मेरे ये है कि आप लोग थोड़ा सा एनर्जी अगर मेरी सही नहीं है आज की वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं एनर्जी लेस नहीं पढ़ाने का मन करता है, मैं कूद कूद के एकदम से जोश भर करके पढ़ाने का काम करता हूँ। और बेसिकली आपका कल पेपर परसों लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं अपना जी जान लगा देता है इस वीडियो के लिए। लेकिन चूँकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा खांसी में, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे बोलने से डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला कि धीरे बोलना बेटा। चलिए अगला प्रश्न है महासागरीय जल की लवणता। लवणता माने होता है खारापन, ठीक है। तो महासागरीय जल बेसिकली खारापन होता ही है। प्रोफेसर सविंदर सिंह बहुत फेमस विद्वान हैं। सविंदर सिंह की पुस्तक लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, आईएएस वगैरह बनने के लिए। सविंदर सिंह जियोग्राफी के लिए बड़े फेमस पुस्तककार हैं। भौतिक भूगोल बहुत फेमस पुस्तक है। भौतिक भूगोल के बड़े अच्छे विद्वान सविंदर सिंह माने जाते हैं, इनकी पुस्तक बड़ी फेमस है। एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक फेमस है पॉलिटी की। अगर आपको यूपीएससी तैयारी करते तो आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की पुस्तक खरीद करके पढ़ें। 6वां 7वां 8वां संस्करण आप तो आ चुका होगा। ऐसे ही अगर आपको इनको पढ़ना हो तो आप सविंदर सिंह की पुस्तक ले सकते हैं, या आप माजिद हुसैन को पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी में बड़ी पुस्तकें हैं। आप बड़े लेवल पर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, यूपीएससी लेवल, ठीक है, पीसीएस लेवल से ऊँचे, तो आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। नहीं तो ये पुस्तकें पहली बार में तो आपके बिल्कुल समझ के बाहर होंगी, लेकिन आपका अगर आधार ठीक है, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, तो आप इन पुस्तकों को पढ़ें। प्रोफेसर सविंदर सिंह का मानना है कि सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। यानी क्या, महासागरीय जल का जो भार होता है और उसमें घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उन्हीं के भार के अनुपात, तो घुले हुए पदार्थ के भार का अनुपात ही सागरीय लवणता कहा जाता है। इसी संदर्भ में ओमनी नाम के एक विद्वान है, इनका कहना है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले समस्त लवणों, लवण माने होता है नमक, समस्त नमकों के योग को ही लवणता कहा जाता है। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुलित ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को सागरीय लवणता भी कहा जाता है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम जल में जो तमाम प्रकार के ठोस पदार्थ मिले रहते हैं, उन्हीं ठोस पदार्थों की मात्रा जो होती है बेटा, उसी को सागरीय लवणता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, महासागरीय संसाधन क्या है। महासागरों में जो संसाधन पाए जाते हैं तमाम प्रकार के जैविक और अजैविक, उन्हीं को कहते हैं। जैसे पृथ्वी के तली में, जैसे आप देखते हैं मैदानों पर तमाम वनस्पतियां होती हैं, ऐसे ही मैदानों पर जो जंगल होते हैं, जंगल में तमाम वनस्पतियां हो गई। ऐसे ही जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, भूपरपट्टी पर जंगल आपको मिलते हैं, तमाम वनस्पतियां मिलती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर्वतों पर भी ऐसी वनस्पतियां आपको मिलेंगी। पहाड़ों पर भी आपको बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, चीड़ और इन सभी के, देवदार के। जैसे ही आप समुद्र के अंदर जाएंगे, समुद्र के अंदर पेड़ और बड़े बड़े हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु समुद्र के अंदर तलछटी में नीचे एकदम से दबे हुए, उनका ऊपर प्रकाश से कोई मतलब नहीं होता, वो समुद्र के अंदर वे बाटे, समुद्र के नीचे पानी के अंदर ही है वो, ठीक है। तो उन्हीं को महासागरीय संसाधन कहते हैं। महासागरों के सतह से तली तक विद्यमान जैविक तथा अजैविक, जैविक माने होता है जीव जंतु जो होते हैं जिसमें जीवन है, अजैविक माने ऐसे चीजें जो जिसमें जीवन नहीं है, वनस्पति मतलब की तमाम और चीजें पाई जाती हैं। जैविक और अजैविक तत्वों को जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है,
या करेगा, सागरीय संसाधन कहा जाता है। सागरीय संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका पुनः निर्माण संभव है, यानी सागरीय संसाधनों का आप दोबारा निर्माण कर सकते हैं, दोबारा को आप सागरीय संसाधन को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए सागरीय संसाधन की अगर बात करें बेटा, तो आजकल कुछ दिनों के बाद में आप देखेंगे लोग सागरीय संसाधनों पर ज़्यादा डिपेंड होंगे। जैसे बहुत बड़े बड़े देशों में, कई और देशों में आप देखते हैं जो ज़्यादा अपने आप को बहुत आगे की बताते हैं, वो सी फूड खाते हैं। सी फूड बहुत महंगा बिकता है। जंगल का मतलब कि जो जल होता है, महासागर होता है, उसके तलछटी में जो जीव जंतु रहते हैं उनको जब पका करके खाते हैं तो वही सी फूड होता है, वो बड़ा महंगा बिकता है। ठीक है, हालांकि ये सब खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बेमतलब की चीज़ें हैं। जैसे आपके पास जब टेक्निक है, प्रेशर कुकर का भी विकास हो चुका है, प्रेशर कुकर का भी विकास हो चुका है। यही पेना जब हम रख लेते, भूला गए थे। तो इसे प्रेशर कुकर का विकास हो चुका है, सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थित चीज़ें हैं, बढ़िया पका पकाया भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी पूरी तरकारी जो भी मन को बना लो, पकौड़ी तमाम प्रकार की, चाय वगैरह ऐसे चीज़ें हैं, काफ़ी वगैरह हैं कि आप जिनसे मतलब कि जो शाकाहारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सटेबल तरीके से, तो आप किसी जीव को मार करके खा रहे हो, तो ये थोड़ी सी अभद्र चीज़ें हैं या अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, हालांकि जो खाते हैं उनके लिए मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, उनका भाई चूँकि नेचर है वो खाएंगे, बट ये है कि भाई अब सब सारी चीज़ें, लोग मांस वगैरह तब खाते थे जब उनके पास कुछ था नहीं, या उनको पाक कला का ज्ञान नहीं था, पकाने का ज्ञान नहीं था, या वो नहीं जानते थे कि भोजन भी कोई चीज़ होती है, तब वो मांस वगैरह खाया करते थे। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक धारा है, ये गर्म धारा मैक्सिको की खाड़ी से ग्रांड बैंक तक 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक विस्तृत फैली हुई है। यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से हेटरस आंतरिक होती हुई उत्तरी अमेरिका के तट के सहारे ग्रांड बैंक तक जाती है। ग्रांड बैंक जो है मछलियों का एरिया होता है जहाँ पर मछली खूब पाई जाती है। इस धारा की खोज सबसे पहले पोंस डी लियोन के द्वारा 1513 ईस्वी में की गई थी। इस धारा के दाहिनी ओर सार्गेसो सागर तथा बाईं ओर ठंडी दीवाल मतलब कि ठंडी दीवाल या ठंडी जलराशि मिलती है। यह उत्तरी विषुवत रेखा के ही आगे का भाग होता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का जल इससे आकर के मिल जाता है। ठीक है, तो ठंडी जलधारा कौन सी? लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, जबकि एक गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका, वायु राशि क्या होती है? वायु राशियों के बारे में बताएं। देखिए वायु राशि वायुमंडल के उस घने तथा विस्तृत भाग को कहा जाता है, कहते हैं, जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज अवस्था में तापमान यानी कि टेम्परेचर और आर्द्रता यानी नमी संबंधी समानताएं दिखाई पड़ती हैं। वायु राशियां बेसिकली, वायु राशियों में धरातल की आर्द्रता और तापक्रम संबंधी विशेषताएं समाहित होती हैं। अतएव जिस क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं ये वहाँ के तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन कर देती हैं, क्योंकि इन हवाओं में आर्द्रता भी यानी नमी और तापमान टेम्परेचर दोनों विद्यमान रहता है, और जहाँ से गुजरती वहाँ की हवाओं में भी तापमान और आर्द्रता को देकर के आगे बढ़ जाती हैं। वायु राशियाँ बेसिकली यही होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका, बायोम या जियोम से क्या तात्पर्य है? बायोम या जियोम क्या होता है बेटा? देखिए बायोम स्थलीय व जलीय आवास का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो विशिष्ट पारिस्थितिकी विशेषताओं के आधार पर भूपटल के अन्य क्षेत्रों से अलग होता है। बायोम में सामान्यतः स्थलीय भागों के पादप यानी जो स्थल भाग के जो पादप हैं, जो प्राणी समुदाय है, उसका पारिस्थितिकी रूप में अध्ययन किया जाता है। बायोम से अभिप्राय जीवन से होता है, इसीलिए इसको जीवोम भी कहते हैं। समस्त मतलब संबंधित प्राणियों तथा पादपों, पादप माने जो वनस्पतियां हैं वो, प्राणियों माने जो जीव जंतु हैं वो, एवं पादपों और प्राणियों के बृहत और माने बड़े स्तर पर और प्राकृतिक सहवास को जो मतलब जो पृथ्वी पर दूर दूर तक बसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसी को बायोम कहते हैं। यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर पादप और प्राणी की तमाम प्रजातियाँ हों और आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करती हों, ठीक है, प्राकृतिक सहवास भी आपस में उनका हो जा रहा हो, वही एरिया पूरा बायोम कहलाती है, और उससे फिर और आगे की वृद्धि भी हो रही हो। बायोम पादपों और प्राणियों का विशिष्ट समुदाय होता है जो कि समान जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। एक बायोम में जलवायु की समानता के कारण ही वनस्पतियां, प्राणी और उनका जीवन समान रहता है, क्योंकि जब जलवायु ही समान है तो इससे वनस्पतियां भी समान होंगी तमाम सारी, और प्राणी भी उसके वैसे ही रहेंगे जैसे वनस्पतियां होंगी। जैसे आप देखते हैं अपने उत्तर भारत में कि अपने यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो बंदर हैं वो अलग तरीके से होते हैं, लेकिन अगर आप जब पहाड़ी बंदरों को देखेंगे तो यों बाल होते हैं पहाड़ी बंदरों के, क्योंकि क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है, इसलिए उनके शरीर में बाल ज़्यादा होते हैं ताकि उनकी रक्षा ठंड से हो सके। जम्मू कश्मीर जाएंगे तो मिलेंगे बड़े बड़े बंदर। प्रमुख वनस्पति समुदायों से संबंधित होने के कारण ही पारिस्थितिकविदों ने इन्हें बायोम कहा है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियाँ भी रहती हैं, इसलिए जो है बायोम कहा जाता है। और चूंकि जीव जंतु भी रहते हैं इसलिए इसको जीवोम भी कहते हैं। तो जीवोम और बायोम का दोनों मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, पीटर हैग नाम के एक विद्वान हैं, पीटर हैगेट, ये कहते हैं परिभाषा को देकर के इसकी, कहते हैं कि बायोम पृथ्वी के बृहत यानी बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय कटिबंध होता है। एक ऐसा पर्यावरणीय का इलाका, कटिबंध माने होता है इलाका या एक एरिया, तो पर्यावरणीय कटिबंध है जो कि सुस्पष्ट पादप माने जो वनस्पति वगैरह है, तमाम प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, तमाम प्रकार की घास फूस और तमाम वनस्पतियां और आवरण द्वारा चिन्हित होती हैं। यानी बायोम पृथ्वी के बृहत पर्यावरणीय कटिबंध है जो कि सुस्पष्ट पादप आवरण द्वारा चिन्हित होते हैं, पादप आवरण के द्वारा चिन्हित होते हैं, चूंकि इनकी अलग विशेषता होती है इन पादपों की, इन जीव जंतुओं की। क्लीमेंट और रोफई नाम के विद्वान कहते हैं कि बायोम एक जैव समूह होता है। जैव समूह में जैव में वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो बायोम एक जैव समूह होता है जो कि भौगोलिक सीमाओं में अपने विशिष्ट जैव रूप तथा जातीय श्रेष्ठता से पहचाना जाता है। आगे देखते हैं जैव मंडल क्या है। प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, जैव मंडल बताएं।
देखिए जैवमंडल की अगर बात करें बेटा तो रूसी जीव वैज्ञानिक हैं वर्नाड्स्की, उन्होंने 1919 में जीवमंडल शब्द का सबसे पहली बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। जैवमंडल की प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। डब्ल्यू.जी. मूर कहते हैं कि जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस भाग के लिए किया जाता है जो जीवन के विभिन्न स्वरूपों का आवास यानी कि हैबिटाट है, यानी ऐसे एरिया जहां पर जीवन संभव है। तथा वर्गीकरण की दृष्टि से यह 3 भौतिक मंडलों में आप बांट सकते हैं, जैसे कि स्थल पर बहुत सारे जीव जंतु रहते तो स्थल मंडल हो गया, वो जल में बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति रहते तो जल मंडल हो गया, वायुमंडल में भी तमाम प्रकार के जीव जंतु रहते हैं तो वायुमंडल हो गया, यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों को मिला लें तो आपका क्या बनेगा, जैवमंडल बनेगा। यानी तीनों स्थल मंडल प्लस जलमंडल प्लस वायुमंडल बराबर क्या होगा, आपका जैवमंडल बनेगा, क्योंकि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों जरूरी होते हैं किसी भी जीवन के विकास के लिए। अगला आ चुका है प्लेट टेक्टोनिक, यानी जो विवर्तन की थ्योरी वो क्या है। देखिए स्थलीय दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहा जाता है, जो स्थल पर भूखंड दृढ़ है, कठोर है, उन्हीं को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन की कहते हैं। प्लेट का स्वभाव कैसा है, प्लेट किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इसी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को प्लेट विवर्तन की कहा जाता है। प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की उत्पत्ति 2 तथ्यों के आधार पर हुई। पहली बात तो महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना जो वेगनर ने दी है, दूसरी है सागर तली का प्रसरण, सागर के तली का जो है उसका भी प्रसरण हो रहा है। दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना जो वेगनर कहते हैं कि महाद्वीप जो है खिसक रहे हैं, ठीक है। वेगनर ने क्या कहा था कि भाई महाद्वीप जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खिसक रहे हैं एक दूसरे से। पहले इन्होंने कहा था कि पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही पेंजिया नाम का एक जो है भूखंड था, एक क्या था, पेंजिया नाम का भूखंड था, ठीक है। वेगनर कहते हैं क्या था, पेंजिया नाम का एक भूखंड था। इसके बाद में और ये पूरा का पूरा क्या एरिया, जो एरिया था वो था सागर। वो सागर क्या था, पैंथालासा नाम का सागर था। क्या नाम था, पैंथालासा नाम का सागर था बेटा, पैंथालासा नाम का। लेकिन क्या हुआ, समय बीता, बहुत दिनों के बाद में क्या हुआ, किन्हीं कारणों की वजह से यही पृथ्वी पर क्या हुआ बेटा, इसी पृथ्वी पर यही पेंजिया जो था, जो भूखंड था, ये 2 भागों में बट गया। एक ऊपर वाला भाग जो था वो उसको लारेशिया कहा गया। क्या कहा गया, उसको लारेशिया कहा गया। अच्छा बेटा, लारेशिया को ही आप एक और नाम देते हैं, ठीक है, इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अंगारा लैंड के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा, अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। और ये दूसरा आपका ये लारेशिया है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जो है गोंडवाना लैंड। दक्षिण वाला भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच का जो सागर था इसी को टेथीज नाम भी दिया गया था। कुछ लोग बताते हैं क्या, टेथीज सागर, ठीक है, टेथीज सागर। तो इस तरीके से आप देखेंगे लारेशिया यानी कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और लारेशिया, मतलब कि इसके बीच में एक समुद्र, एक सकरी जलराशि थी जो इन दोनों को अलग करती थी, ठीक है। यही सकरी, चूंकि इसके आसपास चारों तरफ पानी भरा था, चूंकि प्लेटें विस्थापित हो रही हैं, जल नीचे से फैल रहा है, प्लेटें फैल रही हैं, इस वजह से ये 2 खंडों में बट गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला भाग है बेटा, इस ऊपर वाले भाग से आप देखते हैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का निर्माण इससे बना, लारेशिया से, इसी से ग्रीनलैंड का इलाका बन गया। यही से एक प्रकार से पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप और पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप का पूरा एरिया आपका बन गया, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर आपको देखेंगे ये इतना पूरा एरिया उससे बना। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर जापान वगैरह का एरिया जो पड़ता है, वो जापान का पूरा द्वीप वगैरह। इसके अलावा नीचे पर यहीं पर आप देखते हैं एक दूसरा जो भूखंड का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या है, इसका नाम आपका जैसे कि दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हो गया। इसके अलावा यहीं पर आपका अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हो गया। इसके अफ्रीका के बाद में ये जो आपका ये भारत, दक्षिणी भारत है, ये देखिए दक्षिणी भारत कहाँ पर पड़ेगा आपका, दक्षिणी भारत नीचे पड़ रहा है ना, यानी दक्षिणी भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, आपसे पूछा आता रहता है, तो इसका निर्माण हुआ। इसके बाद में यहीं पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी निर्माण किससे हुआ, गोंडवाना लैंड के, यानी कि ये गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है टूटा, तो इससे तमाम महाद्वीप बने, ये 3 महाद्वीप बने। ऊपर वाला टूटा तो इससे जो है ये महाद्वीप बने ऊपर वाले, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर अंटार्कटिका वगैरह है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनका जो निर्माण हुआ है, अगर ये अलग क्यों हुए, क्योंकि ये इनका अलग अलग प्रसरण हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, कुछ एक दूसरे को टकरा रहे हैं, कुछ एक दूसरे से मिल रहे हैं, कुछ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक मेडागास्कर नाम का द्वीप है अफ्रीका के बगल में। ये मेडागास्कर जो है अलग किससे हुआ, इसी अफ्रीका से हुआ। और कहा जाता है कि ये मेडागास्कर जो था, इससे ऊपर एक यही भारत वाला जो था, ये प्लेट यहाँ पर थी, लेकिन ये धीरे धीरे करके खिसकती हुई यहाँ पर आकर के मिली। और जब यहाँ पर ये प्लेट मिली दक्षिण भारत वाली पूरा का पूरा एरिया, यहीं पर एक प्रकार से क्या हो, जब खूब तेजी से आकर के मिली तो यहीं पर आपका हिमालय पर्वत पड़ता है। यहाँ से धक्का खूब तेज से लगा, उस झटके से क्या हुआ, जो है पृथ्वी पर मोड़ पड़ गया, वलन पड़ गया, इसीलिए एक प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से पर्वतों का निर्माण भी हुआ, ऐसे कुछ विद्वान बताते हैं। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया, जैसा बता पाए हैं। तो यही आपका हो गया ये वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। इस तरीके से आज के जो वर्तमान आपके महाद्वीप मिलते हैं वो इन्हीं क्रिया के द्वारा बने हुए हैं। तो इसलिए सागर तली का प्रसरण भी हो रहा है और महाद्वीपों का विस्थापन भी हो रहा है। स्थल मंडल को आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेटों के द्वारा निर्मित माना जाता है, क्योंकि स्थल मंडल जो है उनकी प्लेटें मजबूत हैं और महासागरों की प्लेटें थोड़ी सी उसकी अपेक्षा थोड़ी कम मजबूत हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, वलन और भ्रंशन में क्या अंतर होता है। देखिए वलन जब भूपृष्ठ की चट्टानों पर विपरीत दशाओं में दबाव पड़ता है, विपरीत दशा में, जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके से दबाव पड़ता है। ये 2 चट्टानें हैं, ये 2 चट्टानें और इस पर इस तरीके से दबाव पड़ रहा है। चट्टानों में क्या हो जाएगा, ये दबाव इस तरीके से पड़ेगा बेटा, तमाम दबाव आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो ये चट्टाने में क्या हो जाएगा, मोड़ पड़ जाएंगे, वलन पड़ जाएगा। वलन माने क्या था, मोड़, ठीक है। और भ्रंशन माने क्या था, दरार। तो जब भूपृष्ठ पर चट्टानों पर विभाजन मतलब विपरीत दशाओं में दबाव पड़ता है तो उसमें मोड़ अर्थात वलन पड़ जाता है। इस प्रकार भूपृष्ठ पर मोड़ पड़ने के कारण से वलन उत्पन्न हो जाते हैं।
तथा उनमें ऊर्ध्व और गर्त, ऊर्ध्व माने होता है उठा हुआ भाग और गर्त माने होता है नीचे गड्ढा। तो ये होता है आपका ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्व होता है ये, ठीक है, और गर्त माने ये होता है गड्ढा। तो ये यानी कि इसको चोटी, इसको घाटी, इसको चोटी, इसको घाटी, तो ये होता है ऊर्ध्व वाला भाग, ये होता है गर्त वाला भाग, ठीक है, गड्ढा निर्मित हो जाते हैं। भूपृष्ठ पर वलन संपीड़न के कारण भी होता है। वलन साधारण और विषम दो प्रकार के, यानी वलन जो होते हैं समवलन और विषम वलन दो प्रकार के होते हैं, साधारण वलन और विषम वलन दोनों को, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में हमने सम्मित वलन, असम्मित वलन, ठीक है, तमाम वलनों के बारे में बताया था। दूसरा होता है भ्रंशन। भ्रंशन क्या है? जब एक स्थान पर संकुचन होता है और दूसरे स्थान पर तनाव होता है। संकुचन माने होता है दबाना और तनाव माने होता है खींचना, यानी कि क्या हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पिंड जो है वो संकुचित हो रहा है, एक पिंड में क्या हो रहा है, इधर संकुचन हो रहा है, और एक दूसरा पिंड है उसी में क्या हो रहा है, तनाव उत्पन्न, यानी कि ये खींच रहा है उधर, ये इधर की ओर जा रहा है, ये उधर की ओर जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये एरिया इधर भागेगी, दोनों इधर भागेंगे ना, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बीच में दरारें पड़ जाएंगी, यानी पत्थर चिटिक जाएगा। यही दरारों की वजह से क्या हो जाता है, भ्रंश पड़ जाता है। भ्रंश माने दरार। अब इसी कभी कभी क्या होता है, ये इधर हो गई, इधर होगी, तो इधर क्या गड्ढा बन जाएगा, तो इससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। कभी कभी यही चीज़ जब इस तरीके से हो जाती है तो ये चीज़ें कभी कभी ऊपर उठ जाती है, तो भ्रंतोष पर्वत का निर्माण भी हो जाता है। क्लियर? तो खिंचाव अति तीव्र होने से के परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ की चट्टानों के मुड़ने के अतिरिक्त टूट जाती है, मतलब मूर्ति नहीं, टूट जाती हैं। इस प्रकार खिंचाव के कारण से वलन निर्मित हो जाते हैं, तनाव में से दरारें तो खिंचाव से क्या होता है, खिंचाव से वलन निर्मित होते हैं और तनाव से दरारें अथवा संधि बन जाती हैं। कठोर चट्टान के वलन के तल को भ्रंश तल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से वलन और भ्रंशन आपके समझ में आ गया। अपक्षय क्या है बेटा, अपक्षय को समझें। देखिए अपक्षय की बात करें तो अपक्षय मौसम की विभिन्न स्थितिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय या अपक्षरण कहते हैं। इसे मौसमीकरण भी कहा जाता है। इस क्रिया में चट्टानों का विघटन हो जाता है और अपघटन भी होता है। अपघटन की क्रिया भी सम्मिलित है। विघटन में चट्टानें बलकृत शक्तियों के द्वारा चटक करके टूट जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से। अपघटन में रासायनिक क्रिया के द्वारा चूर्ण बन जाती है, यानी कि देखिए विघटन जो होता है भौतिक क्रियाओं से होता है। जैसे कि मानते हैं हवा का झोंका खूब तरीके से आया, या नदी का बहाव आया और चट्टानें टूट गई अपने स्थान से, मतलब एक दो दरार थी टूट गई, मतलब चट्टान थी उसमें दरार पड़ गई टूट गई, तो वो हो गया आपका अपघटन के द्वारा टूटना। लेकिन विघटन का कैसे होता है, विघटन बेटा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, यानी कि कोई तत्व आ गया वहाँ पर, उस तत्व ने क्रिया करी और उसको तोड़ दिया, ठीक है, इस वजह से। तो ये होता है आपका। दोनों चीज़ें समझने का प्रयास करें, दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो रासायनिक अपघटन में रासायनिक क्रिया के द्वारा चूर्ण होती है चट्टानें। विघटन अथवा अपघटन होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता इसमें, यानी अपक्षय में स्थान का अंतर नहीं होता। चट्टानें से ये चट्टान थी, इस चट्टानों में क्या होगा, दरार पड़ गई या चट्टानें चकनाचूर हो गई। लेकिन जब यही चट्टानें टूटने के बाद में जिसने तोड़ा है वो बहा, इसे नदियों ने तोड़ा, नदी का झोंका आया और चट्टान को तोड़ा। अब नदी ने तोड़ा तो नदी उसको बहा करके अगर ले जा रही तो उसको अपर्दन कहते हैं, ठीक है, यानी बहने की क्रिया अपर्दन कहलाती है। स्पार्कर्स महोदय कहते हैं, और टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है, और दोनों को मिला ले तो अनच्छादन कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका है। सार्कस महोदय कहते हैं कि प्राकृतिक कारकों के द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा जो विघटन या अपघटन होता है, चूंकि विघटन होगा रासायनिक क्रिया के द्वारा और अपघटन होगा आपका, मतलब कि विघटन होगा आपका भौतिक क्रिया के द्वारा, अपघटन होगा आपका रासायनिक क्रिया के द्वारा, उसे ही अपक्षय कहा जाता है। आर्थर होम्स कहते हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, अपक्षय उन भूपृष्ठीय प्रक्रमों का प्रभाव है जो शैलों के विनाश और विघटन में सहायक होते हैं, परंतु इनमें ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपघटन, मतलब कि जो अपक्षय होता है वो चट्टानों के टूटने की क्रिया को अपक्षय, चट्टानों के टूटकर बहने की क्रिया को अपर्दन, और जो बहा करके ले जा रहा है और जहां पर वो छोड़ देगा उसी छोड़ने की क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। प्रश्न आ चुका है, डेविस के भौगोलिक चक्र पर प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने, डेविस और पेंक नाम के दो विद्वान, इन्होंने अपर्दन की पूरी जो है व्याख्या, मतलब कि उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम के द्वारा प्रभावित होकर के एक आकृति विहीन, मतलब एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया है। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण और विकास पर संरचना, प्रक्रम यानी अपर्दन के कारक, समय यानी अवस्था, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर डेविस ने प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होते हैं, यानी कि संरचना, प्रक्रम और समय। संरचना में क्रिया होगी और उस क्रिया कई समय तक होगी, उसके बाद में फिर आपको अपर्दन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। सूर्यातप क्या है? सूर्यातप, सूर्य माने होता है सूर्य भगवान, आतप माने होता है किरणें। सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की जो उष्मा है, उसी को सूर्य का तप कहते हैं, ठीक है। सूर्याभिताप, सौर ऊर्जा या सौर शक्ति भी इसी को कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश और उष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होती है, इसे सौर विकिरण या सूर्यातप कहते हैं। महान जलवायुवेत्ता टिरवार्था नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने सूर्य की विशाल ऊर्जा का मात्र 2/11 भाग ही धरातल पर हवाओं के द्वारा, हवाओं एवं धाराओं को गतिशील रखता है। बाकी जो सूर्य की ऊर्जा का 2/11 भाग है वही पृथ्वी तक पहुंचता है, बाकी ऊर्जा यहाँ तक नहीं आती है। सूर्य से ताप का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जो 1/250 से 1/6700 मिलीमीटर लंबी होती है तथा लगभग 1,86,000 मील, लगभग 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इसे सौर विकिरण या सूर्यातप कहा जाता है। केंड्रू कहते हैं कि सूर्य से वायुमंडल में निरंतर विकिरित उष्मा को सूर्यातप कहा जाता है, यानी जो ऊर्जा उष्मा आती है सूर्य से, उसी ऊर्जा और उष्मा को सूर्यातप बोलते हैं बेसिकली। वायर्स
पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षता प्राप्त सौर विकिरण की दर को सूर्यातप कहते हैं, यानी कितनी ऊर्जा मिलती है सूर्य के प्रकाश से, वही सब होता है सूर्यातप। अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, प्रश्न है वायुमंडलीय दाब से आपका क्या तात्पर्य है। प्रश्न ये सब परीक्षा में पूछा, वो जो है जिसको आप बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है, यानी प्रेशर। वायु का भी दाब पड़ता है, क्योंकि वायु जब कभी कभी ठंडी हो जाती है, ज़्यादा वायु में नमी हो जाती है, तो वायु वजन में ज़्यादा हो जाती है, तो वायु का अपना भी क्या होता है, दबाव पड़ता है, वायु दाब मतलब वायु दाब भी पड़ता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें एवं अन्य तत्व भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ ही हैं। पदार्थ में भार और भार के कारण से दबाव की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि वायु में तमाम प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उनका अपना भार होता है, और वह भार जब एक प्रकार से ज़्यादा हो जाता है तो वही दबाव का स्थिति हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव इसलिए आपको महसूस नहीं होता है क्योंकि वायु चूंकि हल्की होती है और उतनी सघन होती नहीं है, क्योंकि वो विरल अवस्था में होती है, मतलब कि बहुत दूर दूर होती है, इस वजह से आपको नहीं लगता। बाकी आप देखते हैं जल, अब जल थोड़ा सा सघन है, वहाँ पर घनत्व जल का थोड़ा वायु से ज़्यादा है, और जल से आप मधु का घनत्व कितना है और ज़्यादा है, तो मधु में आप जो है जाएंगे तो मधु क्या होगी, तो आप मधु में तैर पाएंगे, नहीं तैर पाएंगे। पानी में आप तैर किस लिए लेते हैं, क्योंकि वो उसका घनत्व थोड़ा सा कम है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी वायुमंडलीय दबाव को संक्षेप में वायुदाब भी कहते हैं। यह वायु के पदार्थ होने से उसकी भौतिक दशा की स्थिति है। वायु के विशाल विस्तार के कारण से, जो कि हमारे चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, उसमें निश्चित भार होता है। पृथ्वी की सतह तथा समुद्र तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु का भार लगभग 2.7 किलोग्राम होता है। इसी प्रकार समुद्र तल पर 1 घन फुट वायु का भार लगभग 1.25 औंस होता है। मनुष्य एवं सभी जीवों के वायुमंडल वायुदाब का पता ठीक उसी प्रकार से नहीं चलता है जिस प्रकार मछली को पानी के भार का पता नहीं चलता है। मछली को पानी का भार का पता नहीं चलता क्योंकि वो नीचे इतनी बहती है। इसी तरीके से मनुष्य को वायु के भार का तनिक भी पता नहीं चलता, क्योंकि जिस तरीके से मछली को जल के भार का पता नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वायु राशियाँ क्या हैं। वायु राशियाँ वायुमंडल का ही एक अंश होती हैं। वस्तुतः वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत और सघन भाग को कहा जाता है जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता की अवस्थाएं समान होती हैं, यानी ऐसी हवाएं जिस एक समान ऊंचाई पर क्षैतिज अवस्था में इस अवस्था में बह रही हैं, उनका तापमान जो है बिल्कुल समान होता है, और आर्द्रता यानी नमी और उसकी जो गर्मी है दोनों बराबर होती है सामान्य स्थिति में, वही वायु राशियाँ होती है। जिस प्रकार वायु का तापमान, वायु का दाब और वायु की आर्द्रता, तापमान मतलब कि उसका जो वायु कितनी गर्म है, दाब मानी वायु कितनी वजन में ज़्यादा है, उसकी आर्द्रता यानी वायु में कितनी नमी है, वायुमंडल की दशाओं को प्रभावित करती है, और उसी प्रकार वायु राशियों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। तो वायु राशियों का प्रभाव पड़ता है, और चूंकि वायुमंडल की आर्द्रता मतलब वायुमंडल की दशाओं को प्रभावित करती हैं, उसका दाब, उसकी आर्द्रता, उसका तापमान, और उन सभी को वायु राशियों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है, और वायुमंडल का दबाव भी पड़ता है। फिंच त्रिवार्था कहते हैं कि वायु राशि वायु की उस विशिष्ट और विशाल पुंज को कहा जाता है जिसमें तापमान और आर्द्रता यानी कि उसकी जो टेम्परेचर है और उसकी नमी वितरण क्षैतिज पट्टियों के समरूप पाया जाता हो, उसी को बोला जाता है। तो इस तरीके से सब क्वेश्चन आएंगे। एक बात बता दूं आपको, एक टॉपिक आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं उसको पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिया था। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, भौतिक भूगोल की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। भौतिक भूगोल की परिभाषा के साथ साथ बेटा आप थोड़ा सा सौर मंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सौर मंडल के बारे में, क्योंकि ये सब सरल टॉपिक है, जो कठिन, सौर मंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा। और जो है पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ये भी आएगा। ये सब मैं चूंकि इससे पहले वाले मॉडल पेपर में करवा चुका हूँ, इस वजह से मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मैं तबीयत हमारी खराब थी ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास